हम जरा जल्दी से समझेंगे। देखो, मेरा तरीका क्या होगा, अभी जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसको मैं नहीं पढ़ रहा। ठीक है, हम लोग इसको एंड में पढ़ा करेंगे। पहले मैं चीजें खुद समझाऊंगा और उसके बाद हम इन चीजों पे आएंगे। फैक्टर्स क्या होता है? देखो, फैक्टर को अगर मैं बहुत बहुत इजी वर्ड्स में बोलूँ ना, तो फैक्टर वो नंबर है जिसके टेबल में ये लेफ्ट साइड वाला नंबर आता हो। जैसे मैंने यहाँ पे दो नंबर्स के फैक्टर पहले से लिखे हैं। मैंने वन का फैक्टर लिखा हुआ है वन, और टू के फैक्टर लिखे हैं वन एंड टू। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका ये मतलब है कि वन के टेबल में वन आता है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे टू क्यों नहीं लिखा? वन के फैक्टर्स में मैंने टू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टू के टेबल में वन नहीं आता। टू टाइम्स वन इज टू, टू टाइम्स टू इज फोर, टू टाइम्स थ्री इज सिक्स। इसी तरह अगर टू की बात करें तो यहाँ वन के टेबल में भी टू आता है और टू के टेबल में भी टू आता है। ऐसा ही है। अच्छा मैंने यहाँ पे थ्री क्यों नहीं लिखा? क्योंकि थ्री के टेबल में टू नहीं आता। थ्री टाइम्स वन इज थ्री, थ्री टाइम्स टू इज सिक्स, टू कहीं पे भी नहीं आया। इसी तरह मैंने फोर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगेन फोर टाइम्स वन इज फोर, फोर टाइम्स टू इज एट, फोर के टेबल में टू नहीं आता। तो ये बेसिकली फैक्टर्स होते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब जैसे अगर हम आगे फैक्टर्स की बात करें तो थ्री के फैक्टर्स क्या होंगे? हमें पता है कि वन के टेबल में थ्री आता है। अच्छा, टू के टेबल में नहीं आता। टू के टेबल में या तो टू आएगा या फोर आएगा, थ्री नहीं आता। तो हम टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे थ्री, क्योंकि थ्री के टेबल में थ्री आता है। इसी तरह फोर की अगर बात करें, फोर वन जा फोर, फोर के टेबल में आता है। ठीक है, फिर टू टू जा फोर, फिर थ्री नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे क्योंकि थ्री के टेबल में फोर नहीं आता, लेकिन फोर के टेबल में आता है। तो फोर के फैक्टर्स हुए वन टू एंड फोर, यानी वन के टेबल में फोर आता है, टू के टेबल में फोर आता है, फोर के टेबल में फोर आता है। इसी तरह अगर फाइव की बात करें तो वन के टेबल में फाइव आएगा, टू में नहीं आता, थ्री में नहीं आता, फोर में नहीं आता, लेकिन फाइव के टेबल में फाइव आता है। अब देखो, ये पांच नंबर्स के मैंने फैक्टर तो बता दिए। ठीक है, ये छोटे नंबर्स हैं, यूजली आसान होते हैं, बंदा या ज्यादा टाइम तो गैस भी कर लेता है, और ज्यादा टाइम बच्चों को वैसे ही याद होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर बड़े नंबर हो, ठीक है, अभी मैंने राइट साइड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन, अभी हम इन पे आते हैं। सवाल ये आता है कि अगर बड़े नंबर्स हो तो फिर फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे फोर्टीन है, अब फोर्टीन के फैक्टर्स आसान है निकालना, मुझे पता है, लेकिन अगर लेट से इसको प्रॉपर तरीके से हमने इसके फैक्टर्स निकालने होते तो कैसे निकालते? देखो, उसकी अप्रोच बड़ी इजी सी होती है। उसकी अप्रोच क्या है? हमने दो वर्टिकल लाइन बनानी होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। अच्छा, इस टेबल को मैं कहता हूँ एच टेबल। इसमें बेसिकली समझ लो ऐसा ही है कि एच है, बस जो बीच की उसकी लाइन है वो बहुत एक्सटेंड हुई हुई है। अब करना क्या है, यहाँ लेफ्ट साइड पे टॉप पे हम लोग वो नंबर लिखेंगे जिसके हमने फैक्टर्स ढूंढने, जैसे कि 14। अच्छा, फिर ये जो एच के अंदर वाली जगह हमारी खाली है, टॉप पे लिखेंगे डिवाइड, नीचे लिखेंगे ए। अच्छा, ए का मतलब है आंसर। अब ये क्यों किया? देखो, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है, सबसे पहला नंबर जो कि हमारा होता है वन। फोर्टीन को अगर मैं वन से डिवाइड करूं, आंसर आएगा फोर्टीन। जो नंबर जिस नंबर से हम डिवाइड करें वो ऊपर लिखेंगे, जो आंसर आएगा वो हम नीचे लिखेंगे। इसी तरह वन के बाद आता है टू, फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू, आंसर आएगा सेवन। अच्छा, अब अगर मैं फोर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री करूं तो देखो, कैलकुलेटर साथ रखना, फोर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री करते हैं ना, आंसर आता है 4.6 समथिंग। तो ऐसे नंबर्स नहीं लिखते हैं, ना हम यहाँ पे थ्री इंक्लूड करेंगे, ना हम यहाँ पे 4.6 इंक्लूड करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे डिवाइड करना पॉसिबल हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फोर लिखूं, आंसर डेसिमल में आएगा, फाइव से डेसिमल में आएगा, सिक्स से डेसिमल में आएगा, लेकिन सेवन से डेसिमल में नहीं आता। फोर्टीन डिवाइडेड बाई सेवन, आंसर आएगा टू। अब देखो, इस तरह तो सवाल ये आता है कि हम तो चलते रहेंगे, हम लोग इस तरह कितने नंबर के फैक्टर ढूंढने के, आगे सेवन डिवाइड एट से डिवाइड करें, नाइन से डिवाइड करें, टेन से डिवाइड करें, करते ही रहेंगे ना ये तो एक टेक्निक है, वो ये है कि देखो, जब हमारे नंबर स्वैप हो जाए, नंबर स्वैप से क्या मतलब है कि ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, टू जो है ऊपर से नीचे आ गया, और ये सेवन भी ऊपर से नीचे आ गया। इस तरह जब हमारे नंबर स्वैप हो जाते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं फुल स्टॉप। इसका ये मतलब होता है कि जितने इस नंबर के पॉसिबल फैक्टर्स थे वो हमने सारे ढूंढ लिए। चलो, अब कौन कौन से नंबर देखेंगे हम फैक्टर्स में फोर्टीन के? एक आएगा वन, ठीक है, फिर आएगा टू, थ्री नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि थ्री क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि थ्री से आंसर डेसिमल में आया था। फिर सेवन, फिर फोर्टी। अच्छा, ये मैंने नंबर किस तरह लिखे? देखो, यू टर्न लेना है, हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे और इस तरीके से यू टर्न लेंगे। ये मैंने सबसे पहले लिखा वन, फिर मैंने लिखा टू, फिर थ्री पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ था, याद है? फिर मैंने लिखा सेवन। अच्छा, फिर ये टू और सेवन वापस क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये पहले से लिखे हुए थे, तो नंबर्स को रिपीट नहीं करना है, और फिर लास्ट में आ गया फोर्टी। ये तरीका ऐसा है जो कि हम हमेशा करेंगे जब भी हमें फैक्टर्स ढूंढने होंगे, भले ही हमारी मेंटल मैथ्स कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, ये टेबल कर लेना। ठीक है, और देखते हैं 18 के फैक्टर्स। देखो, वही हम लोग एच टेबल बनाएंगे। एच टेबल में किसको कहता हूँ? इसको। और तरीका क्या है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वो नंबर लिखो जिसके फैक्टर्स होंगे। एच के अंदर ऊपर लिखोगे डिवाइड,
एच के नीचे लिखोगे ए से मतलब है आंसर। अब चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 1 से। 18 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आएगा 18। 18 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 9। 18 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आएगा 6। अच्छा देखो 18 डिवाइडेड बाय 4 नहीं कर सकते, और वजह तुम लोग को पता है, क्या वजह है कि आंसर डेसिमल में आएगा। हम वो नंबर कभी नहीं लिखेंगे कि जिससे वो नंबर डिवाइड ही ना हो सकता। इस वजह से मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे 5 नहीं लिखूंगा, लेकिन 6 के टेबल में 18 आता है। 18 डिवाइड बाय 6 इज 3। अब देखो नंबर स्विच हो गए, ये 3 ऊपर से उठ के नीचे आ गया और ये 6 ऊपर से उठ के नीचे आ गया। इसको हम कहते हैं नंबर स्वैप होना। जहां पे नंबर स्वैप हुए वहां पे हमने ले लिया फुल स्टॉप, और अब सारे फैक्टर्स लिखते हैं यूटर्न में। ये हमारा यूटर्न होता है इस तरीके से। तो सबसे पहला नंबर आया 1, सॉरी, सबसे पहला नंबर आया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 18। ठीक है, ये दो नंबर्स के मैंने यहाँ पे फैक्टर निकाल के बता दिए। अच्छा, अगर अभी तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज चैट में पूछे मुझसे, मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ जब तक। ठीक है, आगे आ जाओ। 20 के फैक्टर्स, अगेन वही हम लोग करेंगे, एच टेबल बनाएंगे। एच टेबल बनाई, टॉप लेफ्ट पे नंबर लिखा, सेंटर में डिवाइड और नीचे आंसर। सबसे पहले 20 डिवाइड बाय 1 आंसर आएगा 20। 20 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 10। डिवाइड बाय 3 नहीं कर सकते, लेकिन डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, आंसर आएगा 5। डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब देखो नंबर अगेन स्विच हो गए, ये हमारा नंबर टॉप से नीचे आ गया 4, और ये 5 ऊपर से नीचे आ गया। इसका मतलब है कि हमने सारे फैक्टर्स ढूंढ लिए हैं, और हम यहाँ पे लेंगे फुल स्टॉप। अब क्या क्या फैक्टर्स आए, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ये हमने इसके सारे फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब देखो 16 के फैक्टर्स भी वही, हम लोग टेबल बनाएंगे। बाहर लिखा हमने 16, अंदर लिखा डिवाइड बाय, नीचे लिखा आंसर। सबसे पहले 16 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आया 16। 16 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आया 8। 16 डिवाइड बाय 3 नहीं कर सकते, लेकिन 16 डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, और 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब देखो नंबर ऊपर से उठ के नीचे आ गया, जगह स्विच हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर स्वैप होना। नंबर स्वैप हो गया, हमने यहाँ पे लिया फुल स्टॉप, और नंबर क्या क्या है हमारे फैक्टर 16 के, 1, 2, 4, 8 एंड 16। ये हमने इसके सारे फैक्टर ढूंढ लिए। अच्छा देखो फर्क क्या था, हमने जो शुरू के 3 नंबर के फैक्टर ढूंढे और जो आखिरी नंबर का हमने फैक्टर ढूंढा। फर्क ये है कि देखो एक चीज होती है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली वो नंबर होता है कि अगर एक नंबर को अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई कर दो ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे 4 को अगर मैं 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करूं तो बनता है 16। तो ये 16 जो है ना, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर को डील करते हो ना, तो आपका ऊपर और नीचे नंबर सेम आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे ना, उसमें आपका एक इस तरह का क्रॉस बन रहा होता है, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में बने। ठीक है, अच्छा आखिरी नंबर पे आ जाते हैं, और इसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा, विच इज 90। 90 के फैक्टर ढूंढते हैं। अगेन हमारी अप्रोच क्या होगी, हम सबसे पहले बनाएंगे एच का टेबल। अच्छा साथ में प्लीज तुम लोग कैलकुलेटर रखना, अगर मैं कोई भी गलती करूं यहाँ पे तो मुझे प्लीज चैट पे तुम लोग बता देना। ठीक है, सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हम लिखेंगे 90। ठीक है, सेंटर में लिखा डिवाइड और नीचे लिखा ए, इसका मतलब है आंसर। चलो जी 1 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आया 90। 90 डिवाइड बाय 2 आंसर आया 45। 90 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आया 30। अच्छा 90 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे ना तो आंसर डेसिमल में आता है, और वो वाले हम नंबर नहीं लिखते। अच्छा डिवाइड बाय 5 करेंगे, आंसर आएगा 18। डिवाइड बाय 6 भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर आएगा 15। अब देखो डिवाइड बाय 7 नहीं कर सकते क्योंकि आंसर डेसिमल में आएगा। डिवाइड बाय 8 नहीं कर सकते, लेकिन डिवाइड बाय 9 कर सकते हैं, जिससे आंसर आएगा 10। और फिर डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा 9। ठीक है, ये हमने यहां तक के फैक्टर्स ढूंढे। अब यहाँ रुका क्यों मैं, क्योंकि देखो 9 ऊपर से उठ के नीचे आ गया, और 10 ऊपर से उठ के नीचे आ गया। नंबर स्वाइप हो गए ना, इसका मतलब है कि हमने सारे फैक्टर ढूंढ लिए। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे फुल स्टॉप। चलो जी शुरू करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स आए, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 एंड 90। ये हमने इसके सारे फैक्टर ढूंढ लिए। अच्छा यार, अब हमने अच्छे खासे नंबर्स के फैक्टर ढूंढे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसको जरा करते हैं। देखो दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो 1 के अलावा, उसके 2 फैक्टर पक्के होते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो 1 के अलावा, उसके 2 फैक्टर्स पक्के होते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है कि 2 फैक्टर्स पक्के होते हैं, देखो हमने जितने नंबर्स के फैक्टर ढूंढे, भले 2 हो, भले 3 हो, भले 4 हो, भले 5 या 14, 20 एंड सो ऑन, सब में देखो एक नंबर आ रहा है और वो है 1। यहां से हमें ये बात पता चली कि कोई भी नंबर हो,
उसका वन फैक्टर पक्का पक्का होता है, क्योंकि वन के टेबल में सारे नंबर आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर जो होता है ना, वो नंबर खुद होता है। जैसे कि 14 का फैक्टर 14 खुद था, 20 का फैक्टर 20 खुद था। क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है ना, नंबर के टेबल में नंबर खुद तो आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 40 के दो फैक्टर क्या होंगे, तो 40 के दो फैक्टर एक तो होगा 1 और एक होगा 40। ये तो पक्के पक्के होते ही है। इसके अलावा जो बाकी होते हैं वो हम टेबल के थ्रू कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलो ये जो हमने ऊपर फैक्टर्स छोड़े थे आसान नंबर के, इसको देख लेते हैं। जैसे 6 का फैक्टर है। अब 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, हमें पता है 1 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में 6 आता है। इसी तरह 7 के टेबल में 1 के टेबल में 7 आता है, और भले 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, इनमें से किसी नंबर पे 7 नहीं आता, डायरेक्ट अब 7 पे आएगा। फिर 8 की अगर हम बात करें, तो 1 के टेबल पे 8 आता है, 2 के टेबल पे 8 आता है, 4 के टेबल पे 8 आता है, और 8 खुद है जिसके टेबल पे 8 आता है। इसी तरह 9 की अगर बात करें, 1 के टेबल पे 9 आता है, 3 के टेबल पे 9 आता है और 9 के टेबल पे 9 आता है। एंड लास्टली 10 की अगर हम बात करें, 1 के टेबल पे 10 आता है, 2 के टेबल पे 10 आता है। इसी तरह देखो 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 के टेबल में 10 आता है, और फिर डायरेक्ट 10 के टेबल में 10 आता है। अच्छा अब देखो, ओ यस, थैंक यू मुबीन, मैं भूल गया था। 6 का फैक्टर एक 2 भी होगा, थैंक यू सो मच। 6 का एक फैक्टर 2 भी है, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है। अच्छा, एक चीज है, ये ना तुम लोगों को बड़ी हेल्प करेगी, वो ये कि हमें कैसे पता चलता है कि एक नंबर पे जब हम पहुंच जाए, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग फाइनल नंबर लिखते हैं। क्या मतलब है इस बात का, जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा था, 5 के बाद मैंने बोला इसके बीच में कोई नंबर नहीं आएगा, इसके बाद डायरेक्ट 10 आएगा। अब इसकी वजह ये है, देखो जब भी आप नंबर के हाफ पे पहुंच जाते हो, जैसे 10 का हाफ कितना होता है 5, जब भी आप नंबर के हाफ पे पहुंच जाते हो ना, उसके बाद जो फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है। अच्छा, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, ये हर क्वेश्चन में हुआ, जरा नोट करते हैं। 8 का हाफ क्या था 4, 4 के बाद डायरेक्ट फैक्टर क्या आया 8। ठीक है। 6 का हाफ क्या होता है 3, 3 के बाद डायरेक्ट फैक्टर क्या आया 6। इसी तरह 4 का फैक्टर हाफ, 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 के बाद डायरेक्ट फैक्टर क्या आया 4। अच्छा, इसी तरह अगर आप चाहो तो ऑड नंबर्स का भी देख सकते हो। जैसे ऑड नंबर में मैं एग्जांपल किसकी लूं, ऑड नंबर में एग्जांपल लेते हैं 9 की। 9 का हाफ क्या होगा 4.5। अब देखो यहाँ पे 3 था और 4.5 समवेयर इसके बीच में आ रहा होगा, तो 4.5 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि आ रहा हो, डायरेक्ट 9 था। ठीक है। तो 3 बातें की मैंने, कभी भी किसी भी नंबर का फैक्टर ढूंढना हो, एच टेबल जरूरी बना लेना। ठीक है, इससे आपके अगर मार्क्स कट रहे होंगे ना, तो मार्क्स कटते कटते बच जाएंगे। फिर सेकेंड चीज, कोई भी फैक्टर कोई भी नंबर हो, दो फैक्टर उसके पक्के होते हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर वो खुद। और तीसरी बात मैंने ये की कि अगर आप फैक्टर ढूंढ रहे हो और एक नंबर के हाफ पे पहुंच जाओ, तो उसके बाद कोई फैक्टर नहीं आता एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ। ये 3 बातें की मैंने। अच्छा, हमने सबके फैक्टर्स निकाल लिए। एक बस लास्ट छोटी सी चीज, देखो एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, इस सेंटेंस को याद रखना। फैक्टर्स ओनली लाई बिहाइंड द नंबर, अ फैक्टर इज अ नंबर एंड द नंबर्स बिहाइंड इट। क्या मतलब है, देखो फैक्टर जो है या तो नंबर खुद है या नंबर के पीछे वाले नंबर है। अब तुम नोट करो, 14 का जो फैक्टर था सबसे बड़ा 14 ही था, 20 का जो फैक्टर था सबसे बड़ा 20 ही था, 18 का जो फैक्टर था सबसे बड़ा 18 ही था। यानी नंबर खुद है और इसके पीछे वाले नंबर है। एक फैक्टर कभी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं 2 का फैक्टर 4, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में 2 नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर बोलूं 4 का फैक्टर 2, तो ये बात सही है क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी फैक्टर्स की। अच्छा अब देखो, हमने टॉपिक तो पूरा कर लिया, लेकिन सिर्फ टॉपिक करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो टॉपिक पास्ट पेपर में किस तरह टेस्ट होता है हमें वो भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज है, वो ये कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नंबर किसका फैक्टर है। ठीक है, जिसको हम टॉपिक में नाम देंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, तो जरा क्वेश्चन पढ़ने पे चलते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 30 और नॉट। ये जो हमें नीचे नंबर दिए हुए ना, हमने ये बताना है कि क्या ये 30 के फैक्टर है या ये फैक्टर नहीं है। ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला था कि फैक्टर जो है ना, वो हमेशा नंबर से छोटे होंगे, या तो नंबर खुद होगा या नंबर से पीछे वाले फैक्टर्स होंगे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हमने ये नंबर्स के बारे में बताना है 2, 3, 11, 60 कि ये 30 के फैक्टर्स हैं या नहीं, तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर तो कोई नंबर 30 से बड़ा है ना, तो वो तो जाहिर सी बात है फैक्टर हो ही नहीं सकता। और इस केस में वो है 60, 60 30 से बड़ा है, ये फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है कि फैक्टर हो। ठीक है, क्योंकि फैक्टर क्या है, नंबर और नंबर से पीछे। इसी तरह अब बाकी नंबर देखो छोटे हैं,
एक 2 है, एक 3 है, एक 11 है। हो सकता है इसमें से कोई फैक्टर हो सकता है इसमें से कोई फैक्टर ना हो। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ऑलवेज रिमेंबर टू डिवाइड द बिगर नंबर विद बाय द स्मॉलर नंबर। बिगर नंबर हमारा क्या है? 30। ठीक है। अच्छा, बिगर नंबर से मेरा मतलब क्या है ये भी सुन लो, बाद में कोई कंफ्यूज ना हो जाना। बिगर नंबर मैं उसको बोलता हूँ जिसके हमने बताने हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो 30 हमारा बिगर नंबर है, डिवाइड करो उसको 2 से। अगर डिवाइड करने में आंसर आपका पूरा इंटीजर वैल्यू आ जाए, इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है कि ना डेसिमल में है ना फ्रैक्शन में है, तो वो नंबर फैक्टर होता है। ठीक है, यानी अगर मैं 30 डिवाइड बाई 2 करूँ, आंसर आएगा 15। इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि 2 मेरा फैक्टर है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं 3 की बात करूँ, 30 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा 10। इसका मतलब 3 भी मेरा फैक्टर है। अच्छा, इसको एक और पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। मेरी आदत यह है कि मैं सारे पर्सपेक्टिव पढ़ाता हूँ क्लास में। ठीक है, एक बच्चे को एक मेथड समझ आता है, एक बच्चे को दूसरा मेथड समझ आता है। तो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी देख सकते थे कि क्या 2 के टेबल में 30 आता है, तो हमें पता है 2 के टेबल में 30 15 पे आता है। इसी तरह क्या 3 के टेबल में 30 आता है, हमें पता है 3 के टेबल में 10 पे 30 आता है। अच्छा, क्या 11 के टेबल पे 30 आएगा? हमें पता है 11 के टेबल पे या तो 22 होगा या 33 होगा। तो 11 नहीं आएगा ना, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। और अगर हमें फिर भी जस्ट फॉर एश्योरिटी हमें देखना हो कि क्या हमने ये आंसर सही लिखा या गलत, हम 30 डिवाइडेड बाय 11 कर लेंगे। तो इसका आंसर कैलकुलेटर पे करके देख लेना, सब कैलकुलेटर रखो साथ में। आंसर इसका आएगा 2.7। डेसिमल में आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। इसी तरह आगे चलते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 81 और नॉट। नीचे वाले हमने नंबर बताने कि क्या ये 81 के फैक्टर है या नहीं है। मैं सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा और नीचे वाला क्वेश्चन आपका असाइनमेंट होगा। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि अगर एक फैक्टर को हम ढूंढ रहे हैं ना, वो फैक्टर बड़ा नहीं हो सकता नंबर से। तो यहाँ पे 162 तो बड़ा है ना, तो हम सीधा सीधा इस पे लगाएंगे क्रॉस, क्योंकि हमें पता है ये पॉसिबल ही नहीं है। फैक्टर या तो खुद नंबर है या नंबर से पीछे। तो 162 पे तो डायरेक्ट क्रॉस लगाएंगे। अब जो रिमेनिंग नंबर्स है, 9 4 3, मुझे यार चैट बॉक्स में भी बताओ क्या लगता है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, जब तक मैं इनकी वर्किंग भी करवा रहा हूँ। अब जैसे 9 की बात करें, तो क्या 9 के टेबल में 81 आता है? हमें पता है 9 के टेबल पे 9 पे 81 आता है। और इसकी प्रॉपर वर्किंग क्या होगी? 81 डिवाइडेड बाय 9, इससे आंसर आया 9। इसका मतलब कि 9 फैक्टर है। ठीक है। इसी तरह आगे आ जाओ। 4, क्या 4 के टेबल पे 81 आएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 के टेबल पे या तो 80 आएगा या 84 आएगा। ये बात मैं क्यों बोलूँ? क्योंकि हो सकता है मेरी मेंटल मैथ स्ट्रांग हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे फंसते हैं इन चीजों पे। तो उनके लिए वर्किंग क्या है? 81 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर आएगा 20 पॉइंट समथिंग। मैं एक मिनट कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ। 81 डिवाइडेड बाय 4, 20.25। डेसिमल में आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। इसी तरह लास्ट नंबर अगर हम बात करें 3, तो 81 डिवाइड बाय 3 कर लो। 81 डिवाइड बाय 3 का आंसर आता है 27। इंटीजर वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब 3 भी हमारा फैक्टर है। तो देखो, ये चीज जो है ना, ये एक एक दो दो मार्क की इनडायरेक्टली टेस्ट होती है। पास पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर फैक्टर और नॉट। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है।